हाँ जी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड। और उसमें सबसे पहला जो था वो था क्लासिकल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट और ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। और फिर हमने डिफाइन किया था कि जो रिएक्शन है उसको कैसे पता लगाओगे कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है ना। हमने कहा था अगर उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है दैट मीन्स वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है। और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से रिलेटेड हम लोगों ने 2-3 कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की सबसे पहले बात करेंगे और फिर इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। सो माई सेल्फ राहुल डूडी, आई डिड माई बीटेक फ्रॉम एनआईटी जयपुर। आई एम द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ संख्यान एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दिल्ली। और पिछले 7 साल से स्टूडेंट्स को IIT जेई नीट जैसे एग्जाम्स के लिए मैं ट्रेन कर रहा हूँ। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को इस बीच मैंने ट्रेन किया और इंडिया के टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ में काम कर चुका हूँ इस बीच। रिडॉक्स रिएक्शन आज इसका हम लोग पार्ट 1 नहीं पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। ऑलराइट, तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। जैसा आप सबको पता है अनअकैडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। और अगर आप अनअकैडमी का पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं, है ना, अगर आप उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, बेनिफिट्स में आपको डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस लेने को मिलती है और लाइव क्लासेस में आप अपने एजुकेटर्स के साथ चैट कर सकते हैं, उनसे अपने डाउट्स वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। ऑलराइट, लाइव क्वेश्चंस पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, मतलब जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उस एग्जाम की नीड के अकॉर्डिंग आपको कोर्स मिल जाता है ना। और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी प्रेजेंट है, वो भी आप उनको भी अटेंड कर सकते हो। और सारे जितने भी कोर्सेज हैं उनका अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेने से। एक और सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का जिसको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बोला जाता है, जिसमें आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन होगा, है ना। 1-to-1 गाइडेंस आपको मिलेगी। आपके जो भी कंसर्न होते हैं वो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स के साथ अपने जो भी डाउट्स हैं वो डिस्कस कर सकते हो। लाइव डाउट सॉल्विंग हो जाती है। स्टडी प्लानर आपको मिल जाता है आपकी नीड के अकॉर्डिंग। एक वीक में जितने भी टेस्ट एंड क्विजेस देते हो उनका डिटेल एनालिसिस, डिटेल रिपोर्ट आप तक पहुंच जाती है। और प्लस के सारे बेनिफिट्स भी आपको मिल जाते हैं, है ना। तो बात आती है सब्सक्रिप्शन के लिए कितना अमाउंट पे करना पड़ता है हमें। तो ये देखो, इधर मंथ लिखे हैं और ये इधर अमाउंट लिखा है ना। पे करने से पहले मेरा रेफरल कोड यूज़ करो आप RD10, तो आपको हर अमाउंट पे फर्दर 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो आफ्टर 10% डिस्काउंट जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसकी प्राइजेस आपके सामने लिखी हुई है ना। और यहीं पे अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पर भी प्राइजेस ये रही और इसमें भी आप मेरा रेफरल कोड लगा सकते हो RD10, तो यहाँ पर भी 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। और आफ्टर 10% डिस्काउंट प्राइजेस ये रहेगी। ये क्लास 6 से लेकर 12 तक का सब्सक्रिप्शन है। आप अगर एक ही सब्सक्रिप्शन से 2-3 लोग पढ़ना चाहो, आपके छोटे भाई बहन अगर हैं तो वो इस सब्सक्रिप्शन की हेल्प से पढ़ सकते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ, ये इसके प्राइजेस कोड आपके सामने RD10 है। और इसमें भी अगर आप आइकॉनिक चाहते हो तो ये आपके सामने प्राइजेस लिखी हुई। ऑलराइट, अनअकैडमी पे अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तो मेरी तरफ से आपको एक बहुत ही बढ़िया सा स्टडी किट मिलता है। और ये स्टडी किट की वो फोटोज़ हैं जो मैं जनरली स्टूडेंट्स को सेंड करता हूँ। अगर आप जेई के स्टूडेंट हैं तो इस तरह का स्टडी किट आपको दिया जाता है। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो इस तरह का स्टडी किट आपको मिल जाता है। ऑलराइट, ये जेई मेंस के लिए। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जैसे कहा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमने बात करी थी और ऑक्सीडेशन स्टेट से कैसे रिडॉक्स और रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताया जाता है, वो चीज़ भी आपको इनमें हम लोगों ने इंक्लूड करी थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस की। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। सबसे पहली जो टाइप होती है ना वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है देखो जरा। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको मैं। ये A+B गिव्स AB, क्या ये कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है क्या? हाँ जी। अरे भाई, दो रिएक्टेंट है A और B, आपस में कंबाइन होकर AB का फॉर्मेशन करता है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
ऑलराइट। सो अगर इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जरूरी नहीं कि सारी की सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिडॉक्स हो, है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। तो अगर इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिडॉक्स होना है तो एटलीस्ट वन ऑफ द ए और बी should be in their elemental state, should be in their elemental state। ए और बी में से कोई एक, है ना, एटलीस्ट वन अपनी एलिमेंटल स्टेट में होना जरूरी है। देखो एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। एग्जांपल ये लिखा हुआ Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहो तो 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें देखो क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? आप बोलोगे सर बिल्कुल कॉम्बिनेशन है, Mg और O2 आपस में कंबाइन हो रहा है ना। तो इधर Mg जो है वो एलिमेंटल स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0। ऑक्सीजन भी अपनी एलिमेंटल स्टेट में, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0। बट जब MgO बना तो इधर Mg का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2। तो आप देख रहे हो Mg का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्यों? क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है, और ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन बिकॉज इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रही है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, और कॉम्बिनेशन के साथ साथ ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है बिकॉज इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें हो रही है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं। देखो लिखा है कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2। क्या ये कॉम्बिनेशन है? क्या आप बोलोगे बिल्कुल कॉम्बिनेशन है। दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, और CO2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो क्या ये रेडॉक्स है? क्या चेक करना पड़ेगा। इधर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ऑक्सीजन का 0, कार्बन इधर है +4 और ऑक्सीजन है -2। तो ये देखो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑलराइट, और ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना, और ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बताओ मेरी बात समझ आ रही है आपको? या तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें हो रही है, दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसको अगर रिडॉक्स रिएक्शन होना है तो वन ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इन द स्टेट ऑफ एलिमेंटल फॉर्म, राइट। चलिए, ये सबसे पहला टाइप था कॉम्बिनेशन। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे टाइप की, जिसका नाम है डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो टाइप्स में सेकंड लिखो decomposition reaction। decomposition reaction, decomposition reaction का क्या मतलब हुआ? देखो decomposition का मतलब है AB जो है ये टूटता है, A + B बनाता है ना, डिकम्पोज हो गया। और अगर इस रिएक्शन को रिडॉक्स होना है तो एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट कौन कौन सा है? A और B क्या होना चाहिए? शुड बी इन देयर एलिमेंटल स्टेट। किसमें होने चाहिए? अपनी एलिमेंटल स्टेट में होनी चाहिए। आप बोलोगे सर एग्जांपल दो जरा, तो देखो जी एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे लिख देते हैं। 2H2O gives H2 plus O2। ये आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है। क्या ये डिकम्पोजिशन है? बिल्कुल है, दूर दूर से दिख रहा है मुझे डिकम्पोजिशन है। H2O टूट रहा है किसमें? H2 plus O2 में। क्या ये रिडॉक्स है? चेक करना पड़ेगा। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की -2, इधर 0 इधर 0। तो देखो H का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है और O का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स। और इसमें आप देख सकते हो दोनों ही जो प्रोडक्ट है वो एलिमेंटल स्टेट में है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं। KClO3 gives KCl plus O2। बैलेंस नहीं कर रखा मैंने, बैलेंसिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिडॉक्स पे कि वो ये पता लगाने में कि रिडॉक्स है या नहीं है। उसमें आप बैलेंसिंग करो ना करो, इट डजेंट मैटर, है ना। तो मैंने बैलेंस नहीं किया हुआ, सिर्फ मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है क्या। देखो कॉन्सेप्चुअली देखें
तो सबसे पहली चीज़ तो डिकम्पोज हो रहा है KClO3 पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन में, और वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इन इट्स एलिमेंटल स्टेट, तो ये रिडॉक्स होना चाहिए कॉन्सेप्चुअली। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के एक बार इसको कंफर्म भी कर लेते हैं कि ऐसा है कि नहीं। तो देखो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करोगे +5 आएगा, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आएगा। इधर आप क्लोरीन देखोगे -1 और इधर ऑक्सीजन देखोगे 0। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से -1 डिक्रीज कर रहा है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से 0 इंक्रीज कर रहा है। सो ये वाली जो रिएक्शन है ये भी डिकम्पोजिशन तो है ही, साथ साथ एक रिडॉक्स रिएक्शन भी हो जाएगी। तो ये दोनों ही रिडॉक्स रिएक्शंस के एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देता हूँ, देखना जरा। अगर ये लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, है ना, और आपसे पूछा जाए कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है क्या, तो क्या बोलोगे आप? अगर आपसे पूछें कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है क्या, तो क्या बोला जाएगा? अगर आपसे बोला जाए कि ये रिडॉक्स है या फिर नहीं है, तो आप बोलोगे सर चेक करना पड़ेगा ये तो, है ना। करो फिर चेक, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, और इधर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3, इधर कैल्शियम +2, इधर कैल्शियम कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4, सॉरी यहाँ +4 आएगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, इधर भी -2। तो ये रिएक्शन जो है ये डिकम्पोजिशन तो है, बट इसमें रिडॉक्स नहीं दिख रहा मुझे कहीं पर भी। क्यों? क्योंकि किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज नहीं कर रही और ना ही डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अपनी एलिमेंटल स्टेट में नहीं है। अरे बताओ, समझ गए यहाँ तक? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 10th क्लास में, ये सारी टाइप्स आप 10th क्लास में पढ़ लेते थे, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? देखो एक रिएक्शन लिखिए, मान लो x + yz गिव्स y + xz, इस तरह की कोई केमिकल रिएक्शन है। x ने yz के साथ रिएक्ट किया और y को डिस्प्लेस कर दिया। x की जगह पे कौन आ गया? देखो y आ गया ना। तो x ने y को डिस्प्लेस कर दिया, दैट मीन्स x इज मोर रिएक्टिव देन y। अब भले ये मेटल हो नॉन मेटल, इट डजेंट मैटर, जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को उसके सॉल्ट से, उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा, है ना। तो इस तरह की रिएक्शन जो है वो इस कैटेगरी में आएगी। अब इसमें भी हम लोग अलग अलग टाइप पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट, है ना। पहला आएगा मेटल डिस्प्लेसमेंट। देखो जरा, मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस करेगा। जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स ZnSO4 + Cu, ये एक रिएक्शन लिखी हुई है ना। तो इसमें हो क्या रहा है, देखो जिंक क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। जिंक क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और खुद ZnSO4 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है, और ये एक मेटल डिस्प्लेसमेंट वाली कैटेगरी में आएगी। मेटल डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ रिडॉक्स होने की कंडीशन क्या है, वही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको चेक करना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो सबकी। देखो जरा, इधर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, कॉपर का है +2। इधर ZnSO4 में जिंक हो गया +2 और कॉपर हो गया 0। तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो जरा 0 से +2 में चला गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और इधर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रही है। तो ऑक्सीडेशन नहीं है, रिडक्शन होगा। डिस्प्लेसमेंट है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है।
इसका मतलब ये एक रिडॉक्स रिएक्शन वाली कैटेगरी में आ जाएगी। बताओ जरा, बात समझ आई मेरी? ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहले था मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग बात करते हैं, देखो, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट की। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, इसमें एक चीज आप लिखोगे कि हाईली रिएक्टिव मेटल, highly reactive metal can displace a less reactive metal, can displace a less reactive metal from its salt। ठीक है, सो अगर रिएक्टिविटी की मैं बात करूं, रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से आपको ज्यादा दिख रही है। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट की। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट इज जनरली बात की जाती है हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट की। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट है ना, कैसे? देखो एग्जांपल, एक मैंने बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल का एग्जांपल लिया, सोडियम। उसने वाटर के साथ रिएक्ट किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। देख रहे हो आप? मतलब जो सोडियम है हाईली रिएक्टिव मेटल है, और यहाँ आपको जो वाटर है, जो हाईली रिएक्टिव अगर है तो आपको वाटर, कोल्ड वाटर अगर लोगे ना तब भी ये रिएक्शन हो जाएगी। दिस इज हाईली रिएक्टिव मेटल। तो यहाँ अगर वाटर आपने कोल्ड वाटर लिया तब भी रिएक्शन हो जाए, हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस रिएक्शन को देखने, देखो ये रिडॉक्स तो है ना, बिल्कुल है। देखो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, हाइड्रोजन है इधर +1, तो यहाँ सोडियम +1 और हाइड्रोजन 0, तो H2O का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सॉरी H2O का रिडक्शन हो रहा है। ऑलराइट, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि सोडियम ने क्या किया, वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। देखो जरा, जो H2O था वो कन्वर्ट हुआ है H2 में, तो H2O में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गई और H2 बन गया। तो जो इसका मतलब यहाँ पे जो सोडियम है उसने H2O को रिड्यूस किया। मैं अभी बोल रहा था आपको कि उसने हाइड्रोजन को रिड्यूस किया, डिस्प्लेस किया, मतलब उसको रिड्यूस किया है ना, क्योंकि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रही है। और एक चीज आपने और सुनी होगी कि भाई जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वही ऐसा कर पाएगा, है ना। तो सोडियम एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जो वो H+ को या हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पा रहा है ना। अब अगर आपने यहाँ पे हाईली रिएक्टिव की जगह कोई मतलब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल ले लिया, जैसे मैग्नीशियम है, और अगर आप चाहोगे कि ये कोल्ड वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाए या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर पाए, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। क्या करना पड़ेगा आपको? हॉट वाटर लेना पड़ेगा या फिर स्टीम लेना पड़ेगा। ये लोग स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगी। जैसे मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, ये वाले आपके हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जो कोल्ड वाटर होता है उसके साथ रिएक्ट नहीं करते। जैसे आयरन होता है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। ऑलराइट, और कुछ मेटल्स तो ऐसी होती हैं जो वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाती, बट वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाती है, वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है ना। जैसे जिंक हो गया, है ना। तो देखो जिंक ने क्या किया, HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और खुद जो जिंक है वो ZnCl2 में कन्वर्ट हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पे जिंक जो है वो बहुत ही लेस रिएक्टिव है ना। ये जो है वो लेस रिएक्टिव है। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, वो वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाती। वो क्या करती हैं, एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करती है ना। जैसे यहाँ पे जिंक ने HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया। ठीक है, अच्छा ये तो बात हुई हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट की, है ना।
एक मैं हेलोजन डिस्प्लेसमेंट की और कहानी सुनाता हूं आपको, देखना जरा। हेलोजन डिस्प्लेसमेंट, हेलोजन्स तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं, है ना, और ये सारे के सारे ही नॉन मेटल्स होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस वाली कैटेगरी में आते हैं हेलोजन डिस्प्लेसमेंट। एक रिएक्शन लिखी है कि F2 प्लस 2KCl गिव्स 2KF प्लस Cl2, है ना, ये आपके सामने रिएक्शन लिखी है। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? आप बोलोगे F2 0, पोटेशियम, क्लोरीन -1, फ्लोरीन -1 और क्लोरीन 0। तो फ्लोरीन रिड्यूस हो रहा है और Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किया किसने Cl माइनस का? फ्लोरीन ने। इसका मतलब फ्लोरीन क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसका मतलब क्लोरीन से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन, पहली चीज। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि जो फ्लोरीन है उसने KCl में से क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया, फ्लोरीन ने एक सॉल्ट में से क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया। देखो जरा, कैसे कह सकता हूं? भाई ये भी तो डिस्प्लेसमेंट ही हुआ ना यार, बट ये मेटल ना हो के नॉन मेटल है। फ्लोरीन अब की बार क्लोरीन को डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन में से ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल अब की बार लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके सॉल्ट या फिर उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर पाएगा। ऑल राइट। इसमें अगर फ्लोर आप पूछोगे सर फ्लोरीन फिर किस किस को डिस्प्लेस कर सकता है, तो देखो ध्यान रखो, अगर यहाँ पे x माइनस में लिख दूं, जहाँ पे x की वैल्यू क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकती है, तो इन तीनों को ही डिस्प्लेस कर देगा और खुद F माइनस बना देगा और X2 में कन्वर्ट कर देगा उसको, है ना। तो फ्लोरीन इन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फ्लोरीन तीनों को डिस्प्लेस कर सकता है, फ्लोरीन तीनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग नेचर की अगर आप बात करोगे तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर कौन रखेगा? फ्लोरीन रखेगा, सबसे कम आयोडीन। बट जो क्लोरीन है, देखो क्लोरीन किस किस को डिस्प्लेस कर सकता है? क्लोरीन सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन और आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है ना। क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन जो होगा वो ब्रोमीन और आयोडीन को डिस्प्लेस कर पाएगा, और जो ब्रोमीन होगा वो सिर्फ और सिर्फ आयोडीन को डिस्प्लेस कर पाएगा, है ना। तो अगर मैं रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस की बात करूं, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ बताओ? सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, जिसने सबको डिस्प्लेस कर दिया, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। और उसके बाद अगर मैं ऑर्डर लिखूं ऑक्सीडाइजिंग पावर का, कौन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तब भी ऑर्डर बिल्कुल सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ने, देखो फ्लोरीन सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है, डिस्प्लेस करने का मतलब फ्लोरीन ने सबको ऑक्सीडाइज कर दिया है, तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन हो गया। क्लोरीन फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, वो ब्रोमीन और आयोडीन को कर सकता है, तो फिर क्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा और फिर आयोडीन आएगा, है ना। तो ये जो लास्ट वाली दो चीजें लिखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखोगे। हाँ जी, आगे बढ़े। और टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस में सबसे लास्ट टाइप की बात करते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, देखो जरा। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोला जाता है? एक एग्जांपल देता हूं आपको। सबसे पहले एक रिएक्शन लिखी है कि P4 जो है वो बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो गया PH3 प्लस H2PO2 माइनस में। ये एग्जांपल लिखा आपके सामने, है ना। इधर P4 फॉस्फोरस अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। PH3 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, और H2PO2 माइनस में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। मैंने आपसे पूछा भाई किसका ऑक्सीडेशन हुआ, आपने कहा सर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन हुआ। मैंने पूछा मेरे भाई रिडक्शन किसका हुआ, आपने कहा सर फॉस्फोरस का रिडक्शन हुआ। इसका मतलब
एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो रहा है। एक ही एलिमेंट अगर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो रहा हो, दैट मीन्स वो रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी। उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, उसी एलिमेंट का रिडक्शन। है ना? तो आप इसमें लिख सकते हो कि इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, an element is simultaneously, है ना, simultaneously oxidized as well as reduced। है ना? एक और अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो OH माइनस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, ClO माइनस प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया। एक बार सोच के देखो, तो इधर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहाँ पे है -1 और इस ClO माइनस में मिलेगी +1, तो क्लोरीन का ही तो ऑक्सीडेशन हुआ है ना? और आप देखो क्लोरीन का ही रिडक्शन हुआ है। सो ये रिएक्शन भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है और एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो रहा है। इस वजह से इसको क्या कह दिया जाएगा? इसको कहा जाएगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ऑलराइट? अब मैं आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड कुछ स्पेशल एग्जांपल्स बताता हूँ, है ना? कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, देखो जरा। स्पेशल एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन। देखो जरा, स्पेशल एग्जांपल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें से कुछ दो एग्जांपल तो आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, इसके अलावा कुछ अलग से भी एग्जांपल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला जो कंपाउंड है वो है C3O2, है ना? इसको बोला जाता है कार्बन सब ऑक्साइड, है ना? दिस इज कार्बन सब ऑक्साइड। इसमें आपसे कहा गया व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, तो आपने कहा जी कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लो, तो ये हो गया 3x और ऑक्सीजन का -2 होता ही है, 3x + 2 × -2 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 4/3 मिल जाएगी, है ना? x की ऑक्सीडेशन स्टेट 4/3 मिली, मतलब फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट मिला आपको। क्या मिला है? फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट किस चीज को बताता है? जब भी किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आता है, दैट मीन्स ये उसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है ना? ये वो उसका एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। कौन सा है? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है? तो क्वेश्चन अगला ये पूछेगा कि भाई अच्छा ये मान लिया एवरेज है, तो फिर इसका एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है ना? इसका एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? तो एक्चुअल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस कार्बन सब ऑक्साइड की स्ट्रक्चर ध्यान रखनी पड़ेगी। दिस इज कार्बन सब ऑक्साइड, है ना? C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। अब इसमें देखो ऑक्सीजन और कार्बन में से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा -2, क्योंकि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये खुद ले लेगा ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो -2 और कार्बन पे आएगा +2। ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट हो, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो कोई चार्ज नहीं आएगा। अब इस कार्बन की बात करो,
इस पे इस ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन पे -2 और कार्बन पे +2, इस कार्बन की वजह से इस पे 0। तो अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, इस कार्बन की तो है +2, इसकी है 0 और इसकी है +2, तो टोटल देखो सम करो कितना हुआ 4, और कितने कार्बन की 3, एवरेज कितना हो गया 4/3। बट इसकी अगर आपसे एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी होती तो कितनी बोलते आप, +2, 0 और +2। बताओ। बात समझ आ रही है आपको, है ना? तो स्ट्रक्चर से देखना पड़ेगा आपको, स्ट्रक्चर उसकी पता होनी चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूं, देखना जरा। कुछ केसेस में स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, कुछ केसेस में कुछ और देखना पड़ेगा, है ना? देखो सेकंड एग्जांपल, Pr3O8, इसका नाम है ट्राइब्रोमो ऑक्टोक्साइड, है ना? ट्राइब्रोमो ऑक्टोक्साइड इसका नाम है। ट्राइब्रोमो ऑक्टोक्साइड इसका नाम है। इसमें आपसे पूछा गया व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन। तो वापस वही, आपने तो वही काम किया, आपने बोला सर ब्रोमीन की x मान लेते हैं तो 3x हो गया, +8 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 16/3 मिल गई। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट मिली है, तो आपने वहीं से सोच लिया, इसका मतलब ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। और एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। देखो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ठीक है? ये होती है इसकी स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर से वापस वही डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -2, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +2, मोर पे -2, लेस पे +2, इस पे -2 और इस पे +2। तो इस पे देखो टोटल प्लस चार्ज कितना आ गया, +6। तो ये जो चार्ज होता है इसी को तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हो। हाँ जी, तो इस ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +6। ऑलराइट, इस ब्रोमीन के पास जाओ, यहाँ पे है -2, यहाँ पे है +2, यहाँ पे है -2, इस पे है +2। देखो जरा टोटल चार्ज कितना हो गया, +4, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ गया। इस ब्रोमीन के पास जाओ, -2 +2 -2 +2 और -2 और +2, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना दिख रहा है आपको, +6। तो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6 +4 +6, ऐड करो तीनों को 16, एवरेज कितना हो जाएगा 16/3, है ना? तो अगर आपसे एवरेज दिया हुआ हो क्वेश्चन हो और आपसे एवरेज पूछना चाह रहे तो वो बताओ। नहीं तो फिर आपको एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछ सकता है, उसके लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो और एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे एग्जांपल लिखा है Ki3, इसमें आपसे आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया। तो आपने कहा जी पोटेशियम का तो 1 होता है हमेशा जब भी वो कंपाउंड बनाता है, इसका 3x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मिल जाएगी -1/3। तो आपको दिख रहा है फ्रैक्शन में आ रही है, मतलब ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब एवरेज है तो एक्चुअल बताओ, एक्चुअल कैसी होगी, देखो ये पता होना चाहिए कि Ki3 जो है कैसे बनता है, Ki + I2 से बनता है। I2 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है और I- Ki में -1 होता है। तो 3 ऑक्सीजन के एटम्स थे, उसमें से 2 एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 है और एक एटम का -1 है, तो एवरेज कितना हो जाएगा, -1/3। देखो ये मिल रहा है आपको, और एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और 0 हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ी है। एक और एग्जांपल देता हूँ, देखो आयरन 3 ऑक्साइड Fe3O4,
इसमें आपसे पूछा गया व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपने कहा साहब Fe का मैं मान लेता हूँ x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 × -2 = 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी मिल गई? 8/3। फिर आपने कहा जी ये तो फ्रैक्शन में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है इसका मतलब ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर ये एवरेज है तो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कैसे होगी? एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? देखो अब की बार ये चीज़ पता होनी चाहिए कि Fe3O4 जो है वो Fe और Fe2O3 से मिलके बनता है। FeO में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और Fe2O3 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो एक Fe एटम पे +2 और दो Fe एटम पे +3, तो +3 × +3 +6 और +2 +8 हो गया। और कितने एटम्स की? 3 एटम्स की, तो एवरेज कितना हो जाएगा? +8/3 हो जाएगा। बताओ, समझ आई ये बात? है ना? और देखो एग्जाम्पल, जैसे CaOCl2 लिखा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना, ब्लीचिंग पाउडर का एक कंपोनेंट होता है, ब्लीचिंग पाउडर। और इसमें आपसे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है ना, ये थोड़ा अलग सा है। इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताने के लिए आपके पास जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो ये है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में जो आयंस प्रेजेंट है वो ये वाले, इसमें ये आयंस प्रेजेंट, ठीक है। और इन आयंस में अगर आप देखोगे कि जो ये वाला Cl- है, इसमें तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 मिल रहा है, इसमें निकालना हो आपको तो ये x मान लो और ऑक्सीजन की -2 = -1, तो x की वैल्यू +1। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर में ऐसे बोल सकता हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्लीचिंग पाउडर को इसी तरह से लिखा जाता है, +1 और -1 दोनों होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों होती है। तो इस क्वेश्चन में आप ये बोलोगे +1 और -1 बोथ, है ना? अच्छा, एक और एग्जांपल देखो, जैसे पूछ ले NH4NO3, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, है ना? तो NH4NO3 एक सॉल्ट है जिसमें 2 नाइट्रोजन के एटम आ रहे हैं। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको पहले तोड़ना पड़ेगा आयंस में कि NH4NO3 जो है वो NH4+ और NO3- में टूटता है ना? NH4NO3 जो है वो NH4+ और NO3- में डिसोसिएट होता है। अब NH4+ में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? इसको मान लो X, और ये हो गया हाइड्रोजन का +1 होता है तो 4 × +1 = +1। तो यहां से X की वैल्यू कितनी मिल गई? -3 मिल गई। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? -3 हो गया। अच्छा, NO3- में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपने बोल दिया X, +3 × ऑक्सीजन का होता है -2 = -1। तो यहां से X की वैल्यू कितनी मिल गई? +5। बताओ, तो NH4NO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -3 एंड +5। अरे बोलो, आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात? आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्पेशल केसेस की बात करते हैं। देखो, एक एग्जांपल मैंने लिया है H2S2O8, जिसको मार्शल्स एसिड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपसे वो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछना चाह रहा है। तो आपने कहा जी हाइड्रोजन की होती है +1, तो 2 हाइड्रोजन है तो +2, सल्फर का बोल दो 2x +8 × -2 = 0।
और यहाँ से सॉल्व किया, एक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिल गई +7, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 मिली आपको, है ना। अब सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या होती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, ये होती है +6। और यहां आपको सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मिली, +7, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, ये जो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट की कैलकुलेशन करी है ये रॉन्ग है, ये गलत है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको जो मिल रही है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से भी ज्यादा मिल रही है, तो फिर क्या करें, क्या चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्या चीज आपको सोचनी चाहिए इस इंफॉर्मेशन से कि ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से भी ज्यादा आ रही है, तो यहां से क्या आपको सोचना चाहिए था। देखो मैं बताता हूँ, आपको ये सोचना चाहिए था कि भाई मैंने ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते टाइम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मानी है, -2 मानी है। बट हो सकता है कि इसके स्ट्रक्चर में, हो सकता है इसके स्ट्रक्चर में कोई पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है इसके स्ट्रक्चर में पेरोक्साइड बॉन्ड अगर है तो उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं होती, उसमें कितनी होती है, -1 होती है। तो उसकी वजह से ये लफड़ा हो सकता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से भी ज्यादा आ गई, है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो अब यार ये पेरोक्साइड बॉन्ड, पेरोक्साइड क्यों, क्योंकि पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी। तो अब ये कैसे पता लगेगा कि कितने पेरोक्साइड बॉन्ड है और क्या है, पता तभी लगेगा जब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे, बिना स्ट्रक्चर के नहीं पता लगेगा, ठीक है। चलो फिर बनाओ स्ट्रक्चर। देखो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ये वाली स्ट्रक्चर होती है इसकी, H2S2O8, ये ऑक्सीडे ये स्ट्रक्चर है इसका। अब इसमें सल्फर का आप देख लो, देखो कैसे, ऑक्सीजन है इधर -1 तो सल्फर होगा +1, ये वाला ऑक्सीजन -2 तो सल्फर होगा +2, ये वाला -2 तो सल्फर होगा +2, और ये वाला -1 तो ये होगा +1। चेक करो जरा, टोटल पॉजिटिव चार्ज इस पे +6 मिल रहा है, तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा। अच्छा इधर आओ, -2 +2 -1 +1 -2 +2 और -1 और +1, टोटल जोड़ो कितना मिल रहा है, +6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कितना मिल गया, +6। ये वाला जो बॉन्ड है दिस इज पेरोक्साइड बॉन्ड, पेरोक्साइड बॉन्ड या पेरोक्साइड लिंकेज भी इसको कहा जाता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को पेरोक्साइड बॉन्ड या फिर पेरोक्साइड लिंकेज कहा जाता है, जिसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। तो इसके स्ट्रक्चर में एक पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है। अब इसको वापस ऐसे भी कर सकते थे कि इसमें एक पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट मीन्स 8 में से 2 ऑक्सीजन पे तो -1 चार्ज होगा और जो बाकी 6 बच गई उस पर -2 होगा, इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको x की वैल्यू +6 मिल जाती, बात समझ रहे हो आप, है ना। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल का, एक और एग्जांपल लेते हैं, H2SO5, है ना, इसको बोला जाता है कैरो एसिड। क्या कहा जाता है, कैरो एसिड। और कैरो एसिड में आपसे वो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछना चाह रहा है। फिर वापस आपने वही मेथड लिया, आपने कहा जी हाइड्रोजन होता है +1 तो 2 हाइड्रोजन है +2, सल्फर का x +5 × -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी +8। ऐसा मिलते ही कहानी गड़बड़ हो गई, भाई सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो +6 होता है, आपने कितना डाल दिया, +8 डाल दिया, ये कैसे हो गया, इसको भी समझाना पड़ेगा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से भी ज्यादा मिल रही ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स इसके स्ट्रक्चर में पेरोक्साइड लिंकेज हो सकता है। पेरोक्साइड लिंकेज का कैसे पता लगाएं, बनाओ स्ट्रक्चर।
ये देखो जरा, ये रहा इसके स्ट्रक्चर में पेरोक्साइड लिंकेज, और पेरोक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। देखो इधर -1 +1 -2 +2 -2 +2 -1 और +1। सल्फर पे टोटल चार्ज कितना दिख रहा है आपको? +6। तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +6 हो जाएगी, है ना। तो अगर आपको पेरोक्साइड बॉन्ड का पता लग गया कि किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर में कितने पेरोक्साइड बॉन्ड है, तब तो आपके लिए आसान हो जाएगा। बट ये पेरोक्साइड बॉन्ड का पता आपको जब स्ट्रक्चर बनाते हो ना तभी पता लगता है ना। एक और एग्जांपल देता हूँ, इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल है CrO5, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। CrO5, इसमें आपसे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया, तो आपने कहा x +5 × -2 = 0, तो x = +10। बट क्रोमियम की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, वो होती है +6, और यहाँ कितनी है? +10। मतलब गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, ये सही नहीं है। सही कैसे निकालें? स्ट्रक्चर बना के। लो जी, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड दिखने में बटरफ्लाई जैसा होता है। इसके स्ट्रक्चर को बोला जाता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें देखो, एक पेरोक्साइड बॉन्ड ये रहा, दो पेरोक्साइड, एक ये रहा, 2 पेरोक्साइड लिंकेजेस। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए किसके स्ट्रक्चर में 2 पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है। अब पेरोक्साइड के बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, -1 +1 -2 +2 -1 +1 -1 +1 और -1 +1। जोड़ो देखें सबका कितना मिलेगा? +6। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो जाएगा। तो ये आपके स्पेशल केसेस हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के, जो मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस किए। तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, और फिर उसके बाद हम लोगों ने बात करी किसकी? स्पेशल केसेस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्पेशल केसेस, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। स्पेशल केसेस में से ही जनरली वो क्वेश्चन पूछता है, वरना तो जो नॉर्मल होते हैं कंपाउंड्स उसमें तो हर कोई बना लेता है ना। हर कोई बता देगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी। बट ये स्पेशल केसेस जो होते हैं यही आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए फिर हम लोग इतना ही करेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही करेंगे। जाते जाते एक बार फिर मैं आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूँ, और मेरे कोड के बारे में बता देता हूँ। देखो कोड आपकी स्क्रीन पे लिखा है ना। कोड आपकी स्क्रीन पर है RD10। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कीजिए, आपको 10% इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे आप मेरा कोड लगाएंगे आपको हर अमाउंट पे 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, और इसके साथ साथ 10% डिस्काउंट के साथ साथ आपको मेरी तरफ से एक बहुत ही बढ़िया सा स्टडी किट भी मिलता है। स्टडी किट में क्लास 11th और 12th का कंप्लीट सिलेबस होता है। जैसे ऑफलाइन टीचिंग में बुक्स होती हैं वैसे आपको बुक्स मिलती है, और ये जो बुक्स हैं ये आपके घर तक डिलीवर होती है। इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना होता है, मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल पे जाना है, और अनअकैडमी प्रोफाइल पे जाके अपना जो एड्रेस है वो मुझे मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल पे सेंड कर देना है ना। उस एड्रेस पे आपके पास ये सारा स्टडी मटेरियल, सारा स्टडी किट आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और ये देखो, ये स्टडी किट की फ़ोटोज़ हैं जो मैं जनरली स्टूडेंट्स को सेंड करता हूँ। जेई के हो या फिर नीट के हो, आपको ये स्टडी किट मिल जाता है, ठीक है।
और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको क्यों लेना चाहिए वो आपके सामने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स लिखे कि आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे डेली लाइव क्लासेस लेने को मिलती है। इन लाइव क्लासेस में आप अपने एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उस एग्जाम की नीड के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करवाई जाती है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस बहुत सारी आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी जो आपकी परफॉर्मेंस को एक ट्रैक पे रखने में आपकी हेल्प करती है। और अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाता है जितने भी क्लासेस होती हैं उन सब का। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल मेंटोर असाइन होता है। आपके जो पेरेंट्स हैं वो टीचर के साथ बात कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, वीकली रिपोर्ट मिल जाती है और प्लस के सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसकी प्राइसेस ही आपके सामने लिखी हैं। जितने लंबे ड्यूरेशन के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेंगे उतना ही कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। कोड आपके सामने लिखा है ID10, यूज़ कीजिए और इंस्टेंट 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस हैं, इसमें भी आपको इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए बस ये 6 से लेकर 12 तक का सब्सक्रिप्शन प्राइसेस है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, इस चैप्टर को। लगभग ये चैप्टर अपना खत्म हो चुका है। ऑलराइट, बैलेंसिंग बची है, वो भी अगली क्लास में खत्म करेंगे। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ाई जरूर करते रहें। बाय बाय।